क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी मधुमक्खी सिर्फ शहद ही नहीं बनाती, बल्कि हमारे लिए करोड़ों का बिजनेस भी खड़ा कर सकती है? क्या हनी सिर्फ मीठा खान पान है या फिर उसमें पूरा कमर्शियल पोटेंशियल है? आज हम जानेंगे कि कैसे फूड, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स और पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम इन्हीं हनी बीज के ऊपर डिपेंड करता है। वेलकम टू एपीकल्चर सीरीज लेक्चर नंबर 4, दैट इज बी इकोनॉमी। तो एपीकल्चर यानी कि बी कीपिंग सिर्फ हनी प्रोडक्शन नहीं है, ये एक पावरफुल इकोनॉमिक सिस्टम है। हनी बीज हमारे लिए वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे कि हनी, बीज वैक्स, प्रोपोलिस, रॉयल जेली और पोलन प्रोड्यूस करती हैं हमारे लिए। और साथ ही पॉलिनेशन के थ्रू क्रॉप ईल्ड भी बढ़ाती हैं। यही कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स प्लस पॉलिनेशन बनता है बी इकोनॉमी। इस लेक्चर में हम जानेंगे बी प्रोडक्ट्स के बारे में, पॉलिनेशन रोल के बारे में और मॉडर्न बी कीपिंग के मेथड्स और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। बी इकोनॉमी की फाउंडेशन है बी प्रोडक्ट्स। सो आओ स्टार्ट करते हैं हम बी इकोनॉमी से। तो एपीकल्चर को हम कॉमनली बी कीपिंग भी कहते हैं, और ये एक एग्रीकल्चर साइंस की या जूलॉजी की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जो कि रूरल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। चाहे फूड प्रोडक्शन हो, बायोडाइवर्सिटी हो और बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन हो, तो हनी बीज का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा है एपीकल्चर। अब हनी बीज सिर्फ अकेले हनी ही प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि बीज वैक्स, प्रोपोलिस, रॉयल जेली और पोलन जैसी बहुत सारे और प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस करती है। और एक इकोलॉजिकल सर्विसेज में पॉलिनेशन का रोल बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करती है। तो पॉलिनेशन से हनी बीज क्या करती हैं? क्रॉप्स की ईल्ड को बढ़ा देती हैं और उनकी क्वालिटी को भी बढ़ाती हैं, जो उनके सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स भी सारे के सारे हनी बी की सर्विसेज पे डिपेंड करते हैं। अब इकोनॉमी का वैल्यू की बात करें, बी प्रोडक्ट्स की और पॉलिनेशन सर्विसेज की, तो ये फाउंडेशन है बी इकोनॉमी का। और फिर जो मॉडर्न बी कीपिंग प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल बी हाइव हो गया और इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट टेक्निक्स होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करती हैं और कमर्शियल पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं बी कीपिंग के। फिर हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं एपीकल्चर इंडस्ट्री में और उनके क्या यूजेस हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। और फूड, मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रोल है। सबसे पहले हनी की बात करते हैं। तो हनी जो है एक स्वीट सब्सटेंस होता है, जो मीठा होता है खाने में और टेस्टी होता है। तो लोगों को ये काफ़ी पसंद होता है। तो हनी बीज जो है वो हनी के लिए ही उनका नाम हनी बीज पड़ा है। तो नेक्टर कलेक्ट करती हैं हनी बीज, और उस नेक्टर के जो फ्लावर से कलेक्शन के बाद उसकी प्रोसेसिंग करती है और फिर उसको हनी बनाती हैं। तो वर्कर बीज कलेक्ट करेंगी नेक्टर को प्लांट से, और फिर उनको हनी स्टमक में स्टोर करेगी और फिर उसकी प्रोसेसिंग करेगी। एंजाइमेटिक एक्शन होगा उस पर, और जो उसमें एक्सेस वाटर होता है उसको हाइड्रेट कर देंगी, डिहाइड्रेट कर देगी, इवेपरेट कर देगी, और फिर अल्टीमेटली जो है वो हनी प्रोड्यूस होता है और उस हनी को हनी कॉम्ब सेल्स में स्टोर कर दिया जाता है। अब अगर हनी की कंपोजिशन की बात करें, तो ये सिंपल शुगर होते हैं, और सिंपल शुगर और इनमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज शुगर होते हैं। और दूसरे सब्सटेंसेस भी होते हैं, इसमें कुछ अमाउंट में प्रोटीन्स भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे, विटामिन होंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं और एंजाइम्स हैं। तो ये जो है अब बहुत ईजिली डाइजेस्टिबल होता है, तो इसकी फूड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है। एक्सीलेंट सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी है हनी। तो ये एकदम से एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज जैसे सिंपल शुगर होते हैं। अब हनी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, और उसको एज नेचुरल नेचुरल स्वीटनर भी यूज़ किया जाता है। जो डेलिकेसीज होते हैं, ये जो फूड और बेवरेजेस होते हैं उनमें, और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, और वुंड हीलिंग काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है उसको ये। तो बड़ी सारी थेरेपीज़ में हनी को यूज़ किया जाता है। और अगर ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करें, तो आयुर्वेदा में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। तो इसको यूज एज अ कैरियर फॉर हर्बल मेडिसिन। तो हर्बल मेडिसिन में इसको मिक्स करके जो है वो इसको रिकमेंड किया जाता है, कफ के लिए, थ्रोट इन्फेक्शंस के लिए और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए। और इन एडिशन हनी इज़ वाइडली यूज इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। जो क्रीम्स होते हैं, फेस क्रीम्स होते हैं, लोशंस होते हैं, और जो शैम्पूज होते हैं या फिर हेयर केयर फॉर्मुलेशंस होते हैं, उनमें हनी की काफ़ी ज़्यादा यूज़ रहती है। यहाँ पे हम इमेज में हनी की इमेज देख पा रहे हैं, और एक कंपनी का प्रोडक्ट है, पैक प्रोडक्ट है। अ, अब हम एक बार रिकैप कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हनी जो है, उसमें शुगर्स होते हैं 70 to 80%, जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज शुगर है। फिर वाटर होता है 15 to 20%, मिनरल्स होते हैं उसमें कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन जैसे, और विटामिन होते हैं, बी कम्प्लेक्स विटामिन और विटामिन सी, और एंजाइम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो काफ़ी रिच न्यूट्रिएंट क्वालिटी होती है इनकी। अगर यूज़ ऑफ हनी बीज की बात करें, तो फूड सोर्स है ये,
स्वीटनर की तरह इसको यूज़ किया जाता है फूड और डेलिकेसीज में। एज मेडिसिन यूज़ किया जाता है कफ सिरप्स में, वुंड हीलिंग में या फिर एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट्स में। कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है, स्किन क्रीम्स में, शैम्पूज़ में और लोशंस में। और बेवरेज इंडस्ट्री में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं या हेल्थ ड्रिंक्स होते हैं उनमें। और फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसको एज ए कैरियर यूज़ किया जाता है, उनमें मिक्स करके एज मेडिसिन इसको यूज़ किया जाता है। तो ये ईजिली डाइजेस्टिबल प्रोडक्ट है सिंपल शुगर्स के कारण, तो क्विक एनर्जी प्रोवाइड कर देता है और वैल्यूएबल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ह्यूमन बींग्स को। अब सेकेंड प्रोडक्ट है दैट इज़ बीज वैक्स। तो बीज वैक्स जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और इसका भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। अब ये बनता कैसे है? जो वर्कर वीज होती हैं उनमें स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको वैक्स ग्लैंड्स कहते हैं, जो कि उनके एब्डोमेन के नीचे वाली साइड्स को स्टर्नाइड्स होते हैं उनमें होते हैं। अब जो वर्कर वीज हैं ये वैक्स की प्रोडक्शन करते हैं और उस वैक्स से जो है वो अपने हेक्सागोनल सेल्स बनाते हैं, कॉम्ब सेल्स बनाते हैं। और उन कॉम्ब सेल्स को हनी स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, पोलन स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है और जो उनकी ब्रूड होती है उसकी फॉर्मेशन, उसकी डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो फ्रेश बीज वैक्स होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं और जैसे जैसे उन जो पुराने होते जाते हैं तो उनका कलर येलो टू ब्राउन होता जाता है। तो वो पोलन के कारण होता है और जो दूसरी इम्प्योरिटीज होती हैं उनके कारण उसका कलर वाइट से ब्राउन होता जाता है टाइम के साथ। बीज वैक्स जो है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है और उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि कैंडल के बनाने में बीज वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, फिर कैंडल्स में प्लेजेंट एरोमा के साथ। फिर बीज वैक्स को जो है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ लिपस्टिक्स, क्रीम्स, लोशंस और जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, दूसरे मॉइस्चरिंग प्रॉपर्टीज़ होती है उसकी, उसके कारण। जो फार्मास इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, बीज वैक्स जो है वो उसको एज बेस मटेरियल यूज़ किया जाता है ऑइंटमेंट्स में और मेडिसिनल प्रेपरेशंस में। और दूसरे यूजेज उसके जो है वो पॉलिश बनाने में, फर्नीचर के, शोज़ के या फिर वाटर प्रूफिंग मटेरियल में और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में भी यूज़ किया जाता है। और मॉडलिंग की जाती है वैक्स की आर्ट्स या आर्टिस्टिक स्कल्पचर बनाने में या जो डेंटल एप्लीकेशन है दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने में। तो वीज वैक्स की एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है प्रेजेंटली, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होने के कारण हो रही है। तो यहाँ पे हम इमेज में वीज वैक्स देख पा रहे हैं जो कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। तो थोड़ा-सा हम रिकैप कर लेते हैं कि जो बीज़ वैक्स है उसको हनी बीज़ के जो स्पेशलाइज़्ड सेल्स होते हैं जिनको वैक्स ग्लैंड्स कहा जाता है, वो एब्डोमेन के नीचे वाली साइड्स को होते हैं और वो भी बर्गर के अंदर होते हैं। तो ये हनीकॉम्ब की कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं और दूसरी ब्रूड केयर में हेल्प करते हैं। तो ये टाइम के साथ जब वो येलो टू ब्राउन होते जाते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और इनकी प्लेजेंट स्मेल होती है, मतलब मीठी-मीठी सी सुगंध होती है इसमें। एंड दे आर हाइली स्टेबल नेचुरल वैक्स। तो ये नेचुरल वैक्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है और बड़ा स्टेबल प्रोडक्ट है ये। उसके बाद यूजेस की बात करते हैं बीज वैक्स की। तो कैंडल मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो इससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी नहीं होता है। ट्रेडिशनल और डेकोरेटिव कैंडल्स बनाने में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका काफ़ी यूज़ है, लिपस्टिक्स में, क्रीम्स में, लोशन में और ऑइनमेंट्स में। फार्मा प्रिपरेशन में इसका ऑइनमेंट बेसिस बनाने में यूज़ किया जाता है, पॉलिशिंग में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में यूज़ किया जाता है और स्कल्पचिंग और मॉडलिंग में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ रहता है। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा वाइडर एप्लीकेशन है। फिर तीसरा प्रोडक्ट है दैट इज़ प्रोपोलिस। तो प्रोपोलिस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और काफ़ी एक्सपेंसिव होता है ये और काफ़ी कमर्शियल गेन होता है जो बी कीपर्स हैं उनके लिए। तो ये एक रेजिनस सब्सटेंस होता है जो कि हनी बी जो है वो प्लांट बर्ड से कलेक्ट करती है, ट्री बार्क से कलेक्ट करती हैं और दूसरे जो प्लांट्स के जो ग्लूज होते हैं, जो सिक्रीशंस होती हैं उनसे इकट्ठा करती है। अब बी जो है इनको मिक्स कर देती है प्लांट रेजिन्स को वैक्स के साथ और एंजाइम्स के साथ, फिर उसको एक स्टिकी सब्सटेंस बना देती है उसका और फिर सील कर देती हैं जो क्रैक्स होते हैं उनके हाइप में या जहाँ कहीं भी उनको ज़रूरत लगे। तो हाइप के जो गैप्स जो है वो जनरली उनको फिल करने के लिए प्रोपोलिस का इस्तेमाल किया जाता है। और कई बार हाइव की हाइजीन मेंटेन करने में भी इसका इस्तेमाल रहता है जनरली। और कॉलोनी को हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन में काफ़ी हेल्प करता है प्रोपोलिस। तो ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह काम करता है जो कि बैक्टीरिया, फंगस और दूसरे पैथोजेंस की ग्रोथ को होने से रोकता है, मतलब हाइव को जो माइक्रोबियल ग्रोथ से बचाता है, हाइजीन मेंटेन करके रखता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इट इज़ वाइडली यूज एज हर्बल मेडिसिन। तो जैसे कि थ्रोट लोजेंजेस होते हैं या माउथ वॉशेज होते हैं, डेंटल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, वहाँ पे भी प्रोपोलिस का काफ़ी यूज़ किया जाता है। स्किन ऑइंटमेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है, वुंड हीलिंग में यूज़ किया जाता है इसका। तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्योंकि इसमें। और रिसेंट ईयर्स में कुछ पता चला है कि जो प्रोपोलिस है वो हेल्थ सप्लीमेंट के तरीके से भी यूज़ किया जाता है। मतलब कि ये हमारी इम्यूनिटी को भी एनहांस करता है और ओवरऑल वेलबींग को प्रमोट करता है। तो यहाँ पे हम इमेज में अलग अलग प्रोडक्ट्स को देख पा रहे हैं दैट आर रिलेटेड टू द प्रोपोलिस। तो इसमें रेजिन और बाम्स और वीज वैक्स है, इसेंशियल ऑयल्स हैं, पोलन्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सारे मिला के जो है वो ओवरऑल इनका एप्लीकेशन रहता है। तो थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं प्रोपोलिस का। तो प्रोपोलिस जो है वो रेजिनस सब्सटेंस है, हनी बीज उसको ट्री बर्ड्स या प्लांट रेजिन्स हैं, सेफ्लोज हैं,
वहाँ से कलेक्ट करती हैं और वैक्स और एंजाइम्स के साथ उसका मिक्स यूज़ करके जो है वो क्रैक्स को सील करने में इस्तेमाल करती हैं हाइव के। फंक्शन जो है एक्ट एज प्रोटेक्टिव, सीलेंट, फिर हाइव हाइजीन में हेल्प करता है और जो पैथोजेंस और पैरासाइट्स हैं उनकी एंट्री को रोकने में हेल्प करता है। तो ये एक एज बैरियर भी काम करता है, जैसे चींटियों के लिए या दूसरे जो इंसेक्ट्स हैं जो उसमें इन्वेड करना चाहते हैं तो उनको रिपेल करता है, रिपेलेंट के तरीके से भी काम करता है ये। यूजेस क्या है? मेडिसिनल पर्पस है, डेंटल प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, हेल्थ सप्लीमेंट के तरीके से इसको यूज़ किया जाता है इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए, और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है ऑइंटमेंट्स और वुंड हीलिंग में। तो प्रोपोलिस को हम बी ग्लू भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसको रॉयल जेली कहते हैं। तो ये थोड़ा सा अनकॉमन है कि इतना ईजिली जो है वो मतलब कलेक्ट नहीं हो पाता ये। तो हनी बीज जो है इसको स्पेशली जो है वो अपनी ब्रूड की ग्रूमिंग के लिए और जो उनकी क्वीन है उसकी फ्लोरिशिंग के लिए जो है वो रॉयल जेली बनाती हैं और उनको फीड कराती हैं। तो एक हाईली न्यूट्रिशियस सिक्रीशन है ये, जो कि हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है वर्कर्स के, मैंडिबुलर ग्लैंड्स और हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड्स, जो कि यंग वर्कर प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये क्रीम कलर का होता है और सारे लार्वा को ये कुछ स्टेज तक ये इससे फीड करते हैं डेवलपमेंटल स्टेज में, जैसे 2 से 3 दिनों तक ये सारे जितने भी ब्रूड होती है, वर्कर ब्रूड हो चाहे क्वीन चाहे ड्रोन, तो 3 दिनों तक तो ये सभी को रॉयल जेली से फीड कराया जाता है। बाद में स्टेज स्पेसिफिक जो है वो रॉयल जेली जो है वो फीड कराई जाती है। जैसे क्वीन है तो क्वीन को थ्रू आउट उसका जो पीरियड है, जो ग्रोथ पीरियड है, डेवलपमेंटल पीरियड है, उस डेवलपमेंटल पीरियड में सारे में खिलाया जाता है जब तक कि हैच नहीं हो जाती, वो आगे उससे एडल्ट एमर्ज आउट नहीं हो जाती अपने सेल से। तो जो लार्वे हैं डेस्टाइंड टू बिकम क्वीन बीज, जब उनको रॉयल जेली जो थ्रू आउट देयर एंटायर लार्वल स्टेज फीड कराई जाती है, तो मतलब उनमें फर्टिलिटी आ जाती है इस प्रोडक्ट की वजह से। और जो जब रॉयल जेली को कंटिन्यूसली फीड करते हैं तो उससे रैपिड ग्रोथ भी होती है, बॉडी साइज भी बढ़ जाता है क्वीन का, और लॉन्ग लाइफ स्पैन भी होता है उसका, और वो फर्टाइल भी होती है। अगर रॉयल जेली की ही बात करें तो इसकी जो कंपोजिशन जो जनरली हम देखें तो प्रोटीन्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, विटामिन होते हैं, शुगर्स, फैटी एसिड्स और बड़े सारे बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो कि उसको हाईली न्यूट्रिशियस बनाते हैं। और इसी के न्यूट्रिशन के कारण, रिच न्यूट्रिशन के कारण जो है रॉयल जेली को डाइटरी सप्लीमेंट की तरह भी लोग यूज़ करते हैं। मतलब इसका कुछ लोगों का मतलब जनरली जो है ये मानना है कि इससे जो है वो ये फिजिकल वाइटैलिटी को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है और इंडिविजुअल की मेटाबॉलिक हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। सो इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एज इंग्रेडिएंट इन एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स, और एंटी एजिंग क्रीम्स होती हैं या फिर जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। रॉयल जेली को मतलब एक वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट माना जाता है, जो कि हाई कमर्शियल डिमांड रहती है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री में इसका यूज़ है और डिमांड है। तो हम यहाँ पे पैकिंग देख सकते हैं, और एक तरफ जो किसी कंपनी ने पैकिंग करी हुई है और दूसरी तरफ जो है वो लार्वे जो है दे आर सराउंडेड बाय द रॉयल जेली। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि रॉयल जेली जो है वो फिल्ड है यहाँ पे, तो उस पे फीड करता है वो जो लार्वा है हनी बी का। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। तो रॉयल जेली जो है मिल्की वाइट जो है वो प्रोडक्ट है हनी बी का, जो कि हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड्स और मैंडिबुलर ग्लैंड्स उसको प्रोड्यूस करते हैं, वो भी यंग वर्कर बीज के। और जैसे एज हो जाती है तो उनके जो ग्लैंड जो है वो रॉयल जेली प्रोड्यूस नहीं कर पाते प्रॉपर्ली। सो इट इज़ यूज टू फीड द क्वीन एंड यंग लार्वे। तो क्वीन के जो लार्वल स्टेजेस है वो कंप्लीट थ्रू आउट डेवलपमेंट उसको खिलाया जाता है। अब इसके करेक्टर्स की बात करें तो ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है, प्रोटीन्स, विटामिन और एमाइनो एसिड से रिच होता है, और क्रीमी वाइट होता है अपीयरेंस में। यूजेस की बात करें तो हेल्थ सप्लीमेंट्स में यूज़ किया जाता है, इम्यूनिटी और वाइटैलिटी को एनहांस करने के लिए, एंटी एजिंग है ये, स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है और न्यूट्रिशनल थेरेपी में यूज़ किया जाता है। तो ये फिजिकल स्टेमिना और मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। इसलिए रॉयल जेली इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सब्सटेंसेज और प्रोडक्ट्स ऑफ द एपीकल्चर और बी कीपिंग। तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है मार्केट में। फिर उसके बाद हम अगले प्रोडक्ट की बात करते हैं, दैट इज़ पोलन। तो पोलन भी कम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी। मतलब पोलन को हनी बीज जो है वो फ्लावर से कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और वर्कर बीज जो है वो उसको वन बाई वन सारे फ्लावर्स पे विजिट करती है, उसके एंथर पे जो पोलन होते हैं तो उसकी बॉडी से स्टिक हो जाते हैं, और उनको फिर वो अपनी जो हाइंड लेग्स होती है उसके ऊपर पोलन बास्केट होती है, तो पोलन बास्केट में वो उसको फिक्स कर देती है, एक बॉल बना के उसको रख लेती है। उस पोलन बास्केट को कॉर्बिकुला भी कहते हैं। तो हनी बी जो है उसको फिर ट्रांसपोर्ट करके हाइव के अंदर ले आती है और उसकी अनलोडिंग हो जाती है। और हाइव में पोलन सर्व एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन और डेवलपिंग लार्वे। तो जो ब्रूड है और एडल्ट बीज हैं उनको प्रोटीन का सोर्स बन के काम करती है वो। जो बी पोलन है वो एक्सट्रीमली न्यूट्रिशियस होते हैं एंड दैट कंटेन प्रोटीन्स, इसेंशियल एमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स और एंटीऑक्सीडेंट। तो पोलन जो है वो इतने ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। सो इसके कारण जो है हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू के कारण जो है उनकी डिमांड भी ज़्यादा है मार्केट में।
और उनका जो ऑर्गेनिक फूड है जो ह्यूमन के लिए सप्लीमेंट का काम करता है। और ये स्टेमिना को बढ़ाता है, स्ट्रेंथन द इम्यूनिटी, और बाकी के जो ह्यूमन की जो नीड्स हैं, न्यूट्रिशनल नीड्स हैं, उनको भी पूरा करते हैं, जैसे मेटाबॉलिक फंक्शंस हो गए। अब बी पोलन जो है इट इज़ यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के कारण। सो डायरेक्ट न्यूट्रिशनल यूजेस भी हैं इसके। पोलन कलेक्टेड बाय द बीज प्लेज अ वाइटल रोल, तो प्लांट रिप्रोडक्शन में भी काफ़ी हेल्प करता है। अब हनी बीज तो इसको कलेक्ट भी करती हैं, पर साथ में जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जब वो विजिट करती हैं तो उस टाइम जो है वो जो पोलन है दूसरे फ्लावर पे कुछ उसके फ्रेगमेंट्स छूट जाते हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन में भी हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करती हैं? क्रॉस पॉलिनेशन में। यहाँ पे हम पैकिंग देख पा रहे हैं कि एक कंपनी का पैकिंग है जिसमें पोलन पैक्ड है, एज इट इज़ पोलन्स को पैक किया जाता है, थोड़ी सी उनकी रिफाइनिंग करके जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हटा के। थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि जो पोलन है उनको हनी बीज कलेक्ट करती हैं और फ्लावरिंग प्लांट से, और फिर वो बी पोलन बन जाता है। और पोलन में प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स और एंजाइम्स होते हैं। तो उनका यूज़ कहाँ रहता है? न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में रहता है, हेल्थ फूड प्रोडक्ट्स में रहता है, मेडिसिनल यूजेज रहते हैं, और इट इज़ फूड फॉर बी लार्वे। तो काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है इसकी, और इसको कंप्लीट नेचुरल फूड भी बोला जाता है पोलन को, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो न्यूट्रिशनल जो भी सप्लीमेंट में जो चीज़ें होनी चाहिए वो सारी इसमें होती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसी चीज़ें, और विटामिन, एंजाइम्स एक्सेट्रा। और अब हम हनी बी के रोल की बात करते हैं पॉलिनेशन में। तो अब हमने प्रोडक्ट्स की बात वन बाई वन कर ली, चाहे हनी हो, बीज वैक्स हो, प्रोपोलिस हो, रॉयल जेली हो या फिर पोलन हो, तो हमने सारी चीज़ें वन बाई वन डिस्कस करी, उनके बारे में भी पढ़ा, उनकी कंपोजिशन भी पढ़ी, उनके यूजेस भी पढ़े, एप्लीकेशंस पढ़ी उसकी। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ हनी बीज इन पॉलिनेशन। तो ये बहुत क्रूशियल रोल है हनी बीज का नेचर में इकोसिस्टम को रन करने का, उसमें पार्टिसिपेट करने का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हनी बीज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें पोलन लगे होते हैं जिसको एंथर कहते हैं जिसके ऊपर, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको स्टिग्मा कहते हैं वहां तक पहुंचाते हैं। इससे क्या होता है? जो फ्लावर है उसमें रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है, फर्टिलाइजेशन होती है, और फिर सीड बनता है। सो जब हनी बीज जो है वो नेक्टर कलेक्ट कर रही होती है तो वो पोलन्स भी कलेक्ट करती हैं साथ में, और हनी बीज जो है वो अनइंटेंशनली जो है वो पोलन्स की ट्रांसफर कर देती है। सो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। और ये प्रोसेस जो है वो जो फ्रूट है उसकी क्वालिटी को, उसकी सीड प्रोडक्शन को, सीड क्वालिटी को, क्रॉप यील्ड को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देता है। सो बड़ी सारी एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, आलमंड्स, मस्टर्ड, सनफ्लावर, कोकोरबेट्स, मैंगो जैसे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो उनकी पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट्स जैसे कि हनी बीज कंप्लीट करते हैं। हनी बीज जो है वो मोस्ट एफिशिएंट पॉलिनेटर्स हैं, क्योंकि ये लार्ज नंबर में होते हैं, ये टीम में काम करते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं पॉलिनेशन सर्विस में। और फ्लावर जो है वो कॉन्स्टेंसी और एबिलिटी टू विजिट मेनी फ्लावर्स इन शॉर्ट टाइम, तो ज़्यादा नंबर में पॉपुलेशन होने के कारण जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स की ये पॉलिनेशन कर देते हैं। सो इनको सिग्निफिकेंट जो है वो रोल है ग्लोबल फूड क्रॉप्स यील्ड में पॉलिनेशन की वजह से। तो अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पे हम हनी बी को देख पा रहे हैं कि उसकी पूरी बॉडी के ऊपर पोलन चिपके हुए हेयर्स के ऊपर, तो इन सारे हेयर्स के ऊपर से ये इसको ब्रश करके अपनी लेग से, फोर लेग से हाइंड लेग पे लेके जाती है, कहाँ? पोलन बास्केट के ऊपर, जिसको कॉर्बिकुला भी कहते हैं। तो हनी बी पॉलिनेशन का क्या काम करती है? एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जो है वो पोलन्स को लेके जाती है, और दूसरे फ्लावर का जो स्टिग्मा है उस पे जब वो लग जाता है, चिपक जाता है, तो वहाँ पे वो फर्टिलाइजेशन करता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो फ्रूट और सीड की फॉर्मेशन होती है। एक बार रिकैप कर लेते हैं हम थोड़ा सा। जो पॉलिनेशन है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल सर्विस जो कि हनी बीज प्रोवाइड करती है। और जब हनी बीज जो है फ्लावर टू फ्लावर के ऊपर जो है वो पोलन नेक्टर कलेक्ट करने जाती है, तो पोलन और पोलन ग्रेन जो है वो उनकी जो बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, और जब वो दूसरे फ्लावर्स के ऊपर विजिट करते हैं तो वहाँ पे कुछ उसके ऊपर रह जाते हैं, और स्टिग्मा से जब चिपकते हैं तो वो फर्टिलाइजेशन कर देते हैं, और इससे क्रॉप यील्ड बढ़ती है, फ्रूट क्वालिटी और साइज बढ़ता है, सीड प्रोडक्शन बढ़ती है, और जेनेटिक डाइवर्सिटी भी बढ़ती है प्लांट्स की। तो डाइवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है हनी बीज की पॉलिनेशन सर्विस। फिर अगर हम कुछ प्लांट्स की बात करें जो कि क्रॉप्स हैं जिनमें ज़्यादा पॉलिनेशन जो है वो हनी बीज की सर्विसेज ली जाती है, तो जैसे एप्पल हो गया, आलमंड हो गया, मस्टर्ड, सनफ्लावर, कोकोरबेट्स और मैंगो। तो मोर देन 70% ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स डिपेंड ऑन द इंसेक्ट पॉलिनेशन, स्पेशली हनी बीज। तो ये एक एफिशिएंट पॉलिनेटर्स की तरह काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल बीहाइव और पॉलिनेशन इन हॉर्टिकल्चर। तो आर्टिफिशियल बीहाइव जैसे कि लैंगस्ट्रॉथ बॉक्स पढ़ा था हमने, और न्यूटन हाइव पढ़ा था,
तो हम उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। तो मॉडर्न एपीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा जो है वो रोल प्ले करते हैं ये आर्टिफिशियल हाइव्स। इससे क्या है, पॉलिनेशन की सर्विस भी इंक्रीज हो जाती है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की ईल्ड भी बढ़ जाती है। आर्टिफिशियल बी हाइव्स जो है वो साइंटिफिक तरीके से डिज़ाइन किए, उसे उसकी इंस्पेक्शन भी बड़ी आसानी से की जाती है, हनी की हार्वेस्टिंग की जा सकती है। तो ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है हनी बीज के लिए। और इससे क्या है, बी कीपर ईजिली जो है वो मैनेज कर सकते हैं कॉलोनीज को। तो इनका डिज़ाइन इस तरीके से होता है हाइव्स का कि हम हनी कॉम्ब्स जो हैं उसकी जो फ्रेम्स हैं वो ईजिली जो है वो हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या हनी हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो सम कॉमनली यूज्ड आर्टिफिशियल बी हाइव्स इंक्लूड द लैंगस्ट्रॉथ एंड न्यूटन हाइव। और हमने इससे पिछली वीडियो में हमने इनके बारे में डिस्कस कर लिया था। अब जब मैनेज्ड बी कॉलोनी जो है उनको हम ऑर्चार्ड्स में प्लेस करते हैं, क्रॉप यील्ड्स में रखते हैं, जब उनका फ्लावरिंग सीजन पीक पे होता है, तो उस टाइम उसको क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत होती है। अगर पॉलिनेशन अच्छी नहीं होगी तो पॉलिनेशन भी नहीं होगी, और साथ में सीड और फ्रूट प्रोडक्शन भी अच्छी नहीं होगी। और इससे जो है वो मतलब जो बेनिफिट नहीं होगा जो एग्रीकल्चरिस्ट या फार्मर होगा। सो सिग्निफिकेंटली इट इंक्रीजेज पॉलिनेशन रेट और इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्टिविटी। आर्टिफिशियल हाइव्स जो होते हैं मेजर रोल प्ले करते हैं इसलिए कमर्शियल पॉलिनेशन सर्विस में, स्पेशली इन हॉर्टिकल्चरल गार्डन्स, जहाँ पे फ्रूट प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर अच्छे फ्रूट होंगे तो अच्छी मार्केट वैल्यू मिलेगी और फिर जो है वो अच्छा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे हम एक ऑर्चार्ड की फ़ोटो देख पा रहे हैं जहाँ पे बड़े सारे प्लांट्स हैं, ये फ्रूटिंग प्लांट्स हैं। तो ये पियर के ऑर्चार्ड है, इसमें बड़े सारे फ्लावर्स हमें यहाँ लीफ कम दिख रहे हैं और फ्लावर ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इन सभी फ्लावर्स को वन टू वन जो है वो पॉलिनेशन करना जो है वो ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है, हैंड्स के थ्रू या मैनुअल पॉलिनेशन। तो जब बड़ी सारी हमने यहाँ पे कॉलोनीज रखी होंगी तो हनी बीज फटाफट जो है वो इतनी सारी लाखों के नंबर में जो है वो होगी और वो पॉलिनेशन बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन में उसको कंप्लीट कर देगी और अच्छी क्रॉप की ईल्ड बनेगी हमें। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। तो मॉडर्न एपीकल्चर में जो है वो हम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चरल फील्ड्स में पॉलिनेशन सर्विस के लिए हम हाइव्स को, कॉलोनीज को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, ये इजी टू मैनेज हैं, हायर हनी प्रोडक्शन हो जाती है, कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ द हनी बीज होती है, अच्छी पॉलिनेशन सर्विस मिलती है और इसमें जो वो नेचुरल वी कॉलोनीज की जो है वो इसमें कम से कम जो है वो डिस्ट्रक्शन होती है। सो इसके कॉमन आर्टिफिशियल हाइव्स जो हैं जैसे कि लैंगस्ट्रॉथ हाइव है, न्यूटन हाइव है और टॉप बार हाइव है। तो दीज हाइव्स अलाउ बी कीपर टू मैनेज कॉलोनी इफेक्टिवली, और इफेक्टिवली हम उसको ट्रांसपोर्ट भी अच्छे से कर सकते हैं। तो उसका भी अपना एक तरीका होता है कि इनको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इतने लार्ज नंबर में ये कॉलोनीज होती हैं। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्टेशनरी बी कीपिंग। अब बी कीपिंग जो है वो स्टेशनरी है या माइग्रेटरी है या मोबाइल है। तो स्टेशनरी बी कीपिंग क्या है कि जब कभी हम हनी बीज कॉलोनी को परमानेंटली एक ही जगह रखते हैं, हमें बार बार उनको लोकेट नहीं करना पड़ता एक से दूसरी जगह। तो कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं एपीकल्चर में जो हनी बी कॉलोनी को मेंटेन करने के हैं। सो फिक्स्ड लोकेशंस होती हैं और वहाँ पे थ्रू आउट ईयर उनको रखा जाता है। तो इन दिस सिस्टम हाइव्स आर प्लेस्ड इन एरियाज विच सफिशिएंट फ्लावरिंग अकुस देयर। तो हनी बीज को जो है वो नेक्टर कलेक्ट करने में, पोलन कलेक्ट करने में। अब ये स्टेशनरी बी कीपिंग जो है जनरली इसको कौन प्रैक्टिस करता है, जो छोटे लेवल के जो फार्मर्स होते हैं, जो छोटे लेवल के फार्मर्स हैं वो इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। और स्टेशनरी बी कीपिंग इज़ सिंपल एंड रिक्वायर लेस ट्रांसपोर्ट। तो उतनी ज़्यादा इसमें केयर भी नहीं करते होते जो फार्मर्स हैं, और उसकी मैनेजमेंट में भी कम से कम जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि अलमीरा या बॉक्सेस में हो गया, उसके पॉट्स में हो गया। तो कुछ ऐसे नेचुरल से तरीके या जो अपने आप हनी बीज जो है वो फाइंड आउट कर लेती है तरीके अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश करने के। तो स्टेशनरी वाली में ज़्यादातर वो रहते हैं, मतलब इसमें मोबिलिटी कम से कम होती है, मतलब वो नियर बाई एरिया में ही, कुछ एरिया में ही उनकी मोबिलिटी रहती है। सो सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लावर्स इज़ द क्रूशियल फैक्टर। जितनी ज़्यादा फ्लारिंग होएगी उतनी ज़्यादा जो है वो हनी प्रोडक्शन होएगी और जो एपीरी मेंटेन कर रहे हैं उनको बेनिफिट होएगा। अब उसके बाद हम सेकंड जो ऑप्शन है दैट इज़ माइग्रेटरी बी कीपिंग। उससे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम इस टेबल से। तो स्टेशनरी बी कीपिंग जो है वो फिक्स्ड होती है थ्रू आउट द ईयर। हाइव जो परमानेंटली केप्ट इन वन प्लेस, जो बीज जो है वो नियर बाई फ्लारिंग प्लांट से जो नेक्टर कलेक्ट करते हैं, और जो कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे फ्लारिंग लगातार चलती रहती है अलग अलग प्लांट्स की थ्रू आउट ईयर, तो वहाँ पे ये पॉसिबल। एडवांटेज ये है कि इसमें मैनेजमेंट की लो कॉस्ट होती है, ईजी टू मॉनिटर है कॉलोनी को करना, और स्मॉल स्केल बी कीपर्स के लिए अच्छा है। लिमिटेशंस ये है कि हनी प्रोडक्शन जो है वो सीजनल फ्लावर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है और लिमिटेड नेक्टर सोर्सेज रहते हैं कई बार। तो अब हम बात करते हैं माइग्रेटरी बी कीपिंग, जो कि मोबाइल होती है, एक जगह फिक्स नहीं होती है इसमें। तो जहाँ हमें लगता है कि डिमांड है, फ्लावर्स की प्रोडक्शन हो रही है, तो वहाँ पॉलिनेशन के लिए इनको माइग्रेट करवाया जाता है। इससे क्या है, ये एडवांस्ड मेथड है, इसमें कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस है ये, और कॉलोनीज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये सीजन के ऊपर डिपेंड करता है और क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे क्या है
मतलब कंटिन्यूसली जो है वो हनी बीज को नेक्टर और पोलन के सोर्सेज मिलते हैं थ्रू आउट द ईयर। एक जगह अगर फूड सोर्सेज नहीं है तो दूसरी जगह माइग्रेट करके फिर दूसरी जगह से दूसरी जगह कर ले, तो ऐसे करके जो है वो थ्रू आउट ईयर हनी बीज को फूड का सोर्स मिलता रहेगा, तो प्रोडक्टिविटी भी उनकी बढ़ेगी। तो इससे पॉलिनेशन सर्विस भी उनको प्रोवाइड होती है जो फार्मर्स होते हैं उनको। फिर हम बात करते हैं इसको कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है। तो इंडिया में भी इसको बड़े सारे पार्ट्स में प्रैक्टिस किया जाता है। तो कॉलोनीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं पॉलिनेशन सर्विस के लिए, जैसे कि जहाँ पे मस्टर्ड की क्रॉप है, सनफ्लावर की क्रॉप है, लीची यूकलिप्टस हो गया, एप्पल ऑर्चार्ड्स हो गया, पीच पियर हो गया। तो जहाँ जहाँ जो है जो क्रॉप जो है वो ग्रो करती है उसका सीजन होता है, तो उस टाइम उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और पॉलिनेशन और हनी की सर्विसेज दोनों बेनिफिट लिए जाते हैं। सो इससे क्या है, थोड़ा सा मैनेजमेंट का खर्चा बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन उसकी ईल्ड भी बढ़ती है और बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा बनते होते हैं जो उनको रियर करता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक ट्रक जो है वो हनी बी की कॉलोनीज़ को, बॉक्सेस को जो है वो कैरी कर रहा है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह की जा सकती है। और यहाँ पे एक फील्ड है, फील्ड के पास में जो है वो बड़े सारे बॉक्सेस रखे हुए, तो हनी बीज जो है जैसे ही वो दूसरी जगह लोकेट की और उनको जब छोड़ा गया, तो वो एकदम से पॉलिनेशन का काम स्टार्ट कर देती है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट को एनालाइज करके। तो माइग्रेटरी बी कीपिंग का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि फ्लावरिंग सीजन जो है उन पे डिपेंड करता है, उस जगह इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इससे क्या है, उनको लगातार नेक्टर की सप्लाई मिलती रहेगी, पोलन की सप्लाई मिलती रहेगी, तो उनकी ईल्ड भी बढ़ेगी और पॉलिनेशन की सर्विस भी ज़्यादा अच्छे से होगी। तो मतलब कमर्शियल पर्पस मीट होता है यहाँ पे। एडवांटेज है, हाई हनी प्रोडक्शन है, बेटर पॉलिनेशन सर्विस है, इंक्रीज इनकम है टू बी कीपर्स, और डाइवर्स हनी वेराइटी भी अवेलेबल हो जाती है। तो कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो अच्छी पॉलिनेशन के लिए यूज़ की जाती हैं? मस्टर्ड, लीची, सनफ्लावर, यूकलिप्टस, एप्पल, ऑर्चार्ड्स एटसेट्रा। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो माइग्रेटरी बी कीपिंग है वो ज़्यादा कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, जहाँ पे एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल एरिया जो है वो ज़्यादा प्रिवेलेंट हैं, और जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे एरियाज़ में जो है वो माइग्रेटरी बी कीपिंग जो है वो काफ़ी यूज़ की जाती है। अब थोड़ा सा हम कंक्लूजन पार्ट देख लेते हैं इस चैप्टर का। तो मतलब जो बी इकोनॉमी है, मतलब सिर्फ अकेले जो है वो हनी के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज़ की जाती है। और वो प्रोडक्ट्स जैसे कि बीज वैक्स है, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, पोलन हो गया, या पॉलिनेशन सर्विसेज होगी, उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अलग अलग तरह से उनकी यूसेज है। और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी इससे इंक्रीज़ होती है, और इससे बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा एनहांस होती है, मेंटेन रहती है, और रूरल और अर्बन इनकम के लिए भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो एपीकल्चर जो है वो ये तीनों चीज़ों को सपोर्ट करता है। एक तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, बायोडाइवर्सिटी और एम्प्लॉयमेंट, या जिसको इनकम भी कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे पर्पस जो है वो एपीकल्चर मीट करती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक छोटी सी हनी बी या मधुमक्खी जो है वो कितनी बड़ी इकोनॉमी चला रही है। सो अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है काशिफ एजुकेशन, और इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज को स्प्रेड करें, जो जो बेनिफिशरीज हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे। सो नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जो कि एपीकल्चर में होते हैं। सो कैसे आप बी कीपिंग को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। सो डोंट मिस, क्योंकि नॉलेज से ही इनकम जनरेट होती है। थैंक यू।